हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूपीटीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन के एक और प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 से और 40 तक स्टडी करेंगे, यानी कि हम अनदर 20 क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। 20 क्वेश्चन के वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी मोर डिले। 21 एंटोनिम ऑफ क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का एंटोनिम्स आपको बताना है। इम्प्रोबेबिलिटी, सेरेनिटी, इंटेग्रिटी और एक्यूरेसी। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इम्प्रोबेबिलिटी। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। Which part has an error in the following sentence? नीचे दिए गए वाक्य में किस पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। One of the major challenges he faced during his undergraduate days were the shortage of money. ऑप्शन ए में वन ऑफ द मेजर चैलेंज, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑफ दिया गया है और ऑफ के द्वारा हमेशा जब ऑफ के बाद में आता है तो प्लूरल नाउन आता है, और ये जो बहुत सारे चैलेंज थे उनमें से एक की बात करा तो ये ऑप्शन तो ठीक है। ही फेस्ड, उसने सामना किया। ड्यूरिंग हिज, तो यहाँ तक भी ठीक है। अंडर ग्रेजुएट डेज वर, तो फ्रेंड्स जो समस्या है वो ऑप्शन नंबर 3 में है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो चैलेंज थे उनमें से हम एक की बात कर रहे हैं। तो जब एक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है ये उन चैलेंज में से उस एक चैलेंज के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। तो यहाँ पर आना चाहिए था वाज द शॉर्टेज ऑफ मनी, यानी जो अपनी अंडर ग्रेजुएट के समय उसने जिन चैलेंज को वो फेस कर रहा था उनमें से जो एक मेजर चैलेंज था वो था शॉर्टेज ऑफ मनी, यानी कि यहाँ पर हम वन की बात कर रहे हैं। सो वर्ब भी वन के लिए सिंगुलर आएगा, वाज। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 23 से 26 में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच फाइंड करना है, करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, इट इज एन ओपन सीक्रेट। यह एक खुला रहस्य है। तो फ्रेंड्स खुला रहस्य है, ओपन और सीक्रेट दो अपोजिट वर्ड्स को साथ साथ रखा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीमोरॉन। क्लियर? 24, शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, कि वह समुद्र जितने आंसुओं से रोई। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कोई अगर वीप करता है, कोई रोता है, तो क्या उसके आंसू समुद्र जितने आ सकते हैं? यहाँ पर बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है, और जब किसी बात को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताया जाता है तो दैट इज हाइपरबली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 25, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। जो संसार है वो एक स्टेज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वर्ल्ड को स्टेज यानी कि एक रंगमंच बता दिया गया है, और जब हम कंपेयर करते हैं दो थिंग्स के बीच में विदाउट यूजिंग एज सो लाइक, देन दैट विल बी मेटाफर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मेटाफर की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी सी गलत हो गई है, तो ई को आप रिमूव कर दीजिए, METAPHOR, मेटाफर। क्लियर? और यदि यहीं पर हम एज सो लाइक का प्रयोग कर देते तो तब ये सिमिली बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अर्थ वाज थर्स्टी फॉर वाटर, कि जो अर्थ है वो पानी के लिए प्यासी है। तो फ्रेंड्स अर्थ को ह्यूमन बींग्स की तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और जब किसी हम नॉन लिविंग थिंग्स या इनएनिमेट थिंग को एनिमेट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर होता है पर्सोनिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? 27, क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। नीचे दिए गए में से एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। ब्लैंक वर्क के विषय में 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको,
तो blank verse has no meter and no rhyme, blank verse has a meter but no rhyme। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी को, ब्लैंक वर्स हैज ए मीटर बट नो राइम, तो दैट विल बी करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। A metrical foot consisting of an unstressed syllable followed by a stressed syllable is। एक metrical foot में जिसमें एक जो अनस्ट्रेस सिलेबस होता है उसको फॉलो किया जाता है एक स्ट्रेस सिलेबस के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये डिक्टेल होता है, आइम्बिक होता है, ट्रॉकी होता है, एनापिस्ट होता है। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइम्बिक। आइम्बिक में जो फुट होता है उसको एक अनस्ट्रेस सिलेबस होता है जिसको एक स्ट्रेस सिलेबस के द्वारा फॉलो किया जाता है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जो ट्रॉकी है, ट्रॉकी इसका जस्ट अपोजिट है। वहाँ पर जो है स्ट्रेस सिलेबस को अनस्ट्रेस सिलेबस के द्वारा फॉलो किया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29। अनराइम्ड metrical composition consisting of 5 iambic measures in each line is called। एक अनराइम्ड मेट्रिकल कंपोजिशन होती है जिसमें 5 आइम्बिक मेजर्स होते हैं और प्रत्येक लाइन में जो है 5 आइम्बिक होते हैं, तो उसको कहते हैं ब्लैंक वर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ए सोनेट having 3 quatrains and a couplet with rhyming scheme AB AB CD CD EF EF GG is called। एक सोनेट जिसमें 3 क्वाट्रेन और 1 कपलेट होता है, राइमिंग स्कीम जो हमने बताई ये होती है, तो वो सोनेट होती है दोस्तों शेक्सपियरियन सोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मिल्टॉनिक सोनेट, पेट्राकन सोनेट और इटालियन सोनेट, ये तीनों एक ही सोनेट के उपनाम है जिसको वर्ड्सवर्थ, मिल्टन के द्वारा फॉलो किया था या पेट्राक के द्वारा फॉलो किया गया था। क्लियर। 31। हेमार्शिया मीन्स, हेमार्शिया का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, परगेशन ऑफ इमोशंस, डिप्रेविटी और एरर ऑफ जजमेंट। तो डियर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एरर ऑफ जजमेंट। विलियम शेक्सपियर का ग्रेट ट्रेजेडी में से एक हेमलेट इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा कि हेमलेट कभी भी क्लेडियस को मारते समय कोई सही डिसीजन नहीं ले पाता है और इसी एरर ऑफ जजमेंट के कारण प्ले का एंड होते होते हेमलेट का भी एंड हो जाता है, यानी हेमलेट का फॉल हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। 32। स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप एंड इपोड फॉर्म ए 3-part स्ट्रक्चर इन, यानी स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप एंड इपोड, विच टाइप ऑफ ओड हैज दिस स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ए क्लासिक ओड। क्वेश्चन नंबर 33। आइडेंटिफाई द ग्रुप दैट इज बेस्ट नोन एज न्यू क्रिटिक्स। उस ग्रुप को बताइए जिसको हम न्यू क्रिटिक्स के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को चूज किया है, क्लिंट ब्रूक्स एंड ऑस्टिन वॉरेन, then your answer will be correct। 34। How many sonnets all were written by Milton in English। जॉन मिल्टन के द्वारा इंग्लिश में टोटल कितने सोनेट लिखे गए। तो फ्रेंड्स यदि जॉन मिल्टन के टोटल सोनेट्स की बात करते हैं तो उन्होंने टोटल सोनेट लिखे थे 24, जिसमें से उन्होंने 18 सोनेट इंग्लिश में लिखे थे, जो 5 सोनेट्स थे वो इटालियन में लिखे थे और 1 सोनेट जो था उनका वो हेब्रू में लिखा गया था। ठीक है, यानी
18 सोनेट उन्होंने इंग्लिश में लिखे थे, 5 सोनेट उन्होंने इटालियन में लिखे थे और 1 सोनेट जो था वो उन्होंने हेब्रू में लिखा था। यानी ओवरऑल उनके द्वारा 24 सोनेट लिखे गए, लेकिन इंग्लिश के जो सोनेट थे वो उनके द्वारा ओवरऑल 18 लिखे गए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका जो है आपको आंसर के ऑप्शन दिखाएंगे, कूट जो है, ठीक है। अरेंज द पेमेंट फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लॉट ऑफ ए ट्रेजेडी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर ट्रेजेडी के जो कुछ पार्ट हैं उनको दिया गया है और इन्हें आपको एक सही ऑर्डर में रखना है। और सही ऑर्डर में किस तरह से रखना है कि पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कैटास्ट्रॉफ, फॉलिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, एक्सपोजिशन और राइजिंग एक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका, देखिए सबसे पहले यहीं पर देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 एक्सपोजिशन। यानी इससे पहले कि जो एक्शन शुरू होता है, कोई भी एक्शन शुरू होने से पहले उस प्ले के विषय में जो सेटिंग होती है मंच से पहले यानी पर्दे के पीछे, वहीं से प्ले की स्टार्टिंग शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं एक्सपोजिशन। क्लियर। उसके बाद में आएगा ऑप्शन नंबर राइजिंग एक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा। तो पहले 4 फिर 5, यहाँ से देखते चलिए आप। उसके बाद में जब एक्शन डेवलप होता है, धीरे धीरे उसका प्लॉट डेवलप होता है, उसके बाद में वो अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। तो क्लाइमैक्स पर पहुंचता है तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स ट्रेजेडी में फिर जो हीरो है वो अपने फाल की तरफ चलता है, ठीक है, वो अपने फाल की तरफ चलता है, तो फिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और फिर जो है वो अपने अंत में जो उसका एंड होता है तो उसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफ। तो 4 5 3 2 1 इसका करेक्ट कोड हो जाएगा, ठीक है, 4 5 3 2 1। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए में 1 तो ये नहीं होगा, 2 3 ये भी नहीं है, सी 3 5 तो ये भी नहीं है, 5 4 3। तो फ्रेंड्स यहाँ से मिस्टेक से सभी ऑप्शन जो है वो गलत हो गए हैं। तो अभी जैसा कि मैंने बताया आपको, करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा 4 5 3 2 1। इसको आप चेक कर सकते हैं, लिख लीजिए। सभी क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करते हुए चलिए ताकि एग्जाम टाइम पे आप अपने स्तर से अपने तरीके से रिवीजन कर सकें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंक्चुएट द फॉलोइंग। नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, उसको पंक्चुएट करना है। डोंट वरी फादर सेड ही आई विल सून लीव द विलेज एंड फाइंड ए जॉब इन दिल्ली। कि मैं बहुत जल्दी इस गांव को छोड़ दूंगा। उसने कहा अपने पिता से कि आप चिंता मत करो और जल्दी ही दिल्ली में जाकर कोई जॉब हासिल कर लूँगा। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ जिससे आप अपने ऑप्शन को अच्छे से देख सकें, ठीक। अब चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए डोंट वरी फादर, ये नैरेटर के द्वारा बोला जा रहा है। जब नैरेटर के द्वारा कोई चीज़ बोली जाती है तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं तो ये ठीक है, डोंट वरी फादर सेड ही, लेकिन यहाँ पर भी जो है उसको जो डोंट वरी फादर है उसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रखा गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, डोंट वरी फादर, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया। चलिए आगे देखते हैं। सेड ही, उसने कहा, तो उसने कहा यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी, ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है और ये भी रिपोर्टेड स्पीच का ही पार्ट है, तो इसको भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है। तो ये ऑप्शन एकदम फिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डोंट वरी फादर सेड ही आई विल सून लीव द विलेज एंड फाइंड ए जॉब इन दिल्ली। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35, which of the following pairs is mismatched with reference to masculine feminine gender sequence। नीचे कुछ पेयर दिए गए हैं मैस्कुलाइन और फीमेलाइन जेंडर से रिलेटेड,
तो आपके बताना है कि कौन सा पेयर सही मैचिंग नहीं करता है। प्रिसेप्टर, प्रिसेप्ट्रेस, ये ठीक है। सॉन्गस्टर, सॉन्गस्ट्रेस, ये भी ठीक है। टेम्पटर, सी मास्टर, और मास्टर का मिस्ट्रेस भी ठीक है। तो फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जो करेक्ट पेयर मैच नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि टेम्पटर का जो टेम्पट्रेस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, टेम्पट्रेस, TEMPTRESS। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट का सिनोनिम्स कौन सा नहीं है। प्रीफर, तो फ्रेंड्स प्रीफर तो इसका सिनोनिम्स नहीं है। प्रीफर क्योंकि रेप्यूडिएट मीन्स होता किसी चीज को खंडित करना, और प्रीफर मीन्स होता किसी चीज में से पसंद करना, तो ये तो नहीं होता है। तो क्या ऑप्शन यही सही है। चलिए एक बार और देख ले, यूनाइट नजर आ रहा, तो यूनाइट भी नहीं हो सकता है, और एक्सेप्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहां पर पूछा सिनोनिम्स नहीं है, तो सिनोनिम्स तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। ये तीनों ही इसके एंटोनिम्स बन सकते हैं। तो शायद ये क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हो गई है। और एक्सप्लेन, हाँ एक्सप्लेन को यदि हम देखते हैं तो एक्सप्लेन ना तो इसका सिनोनिम्स है ना ही इसका एंटोनिम्स है, जबकि बाकी ए, बी और डी इसके एंटोनिम्स तो बनते हैं, सिनोनिम्स नहीं बनते हैं। तो गाइस शायद यहाँ पर जो है ये एंटोनिम की जगह सिनोनिम्स गलती से टाइप हो गया है, ठीक है, ये होना चाहिए था एंटोनिम, ठीक है। तो एंटोनिम की जब हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंटोनिम ऑफ रेप्यूडिएट, तो देन आंसर मिलता है एक्सप्लेन। आई होप कि आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 and 38। फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज पर डायरेक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द चॉइस गिवन। जो भी चॉइसेस दी गई हैं उनमें से सही आंसर आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए 37 में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करवा रहा है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करवा रहा है, तो सेंटेंस होगा डज ही रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स। डज ही रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स, तो ये क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हिज एल्डर्स सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहां पर आर आना चाहिए था शुरू में, तो सी करेक्ट हो जाएगा। आर हिज एल्डर्स रेस्पेक्टेड बाय हिम। 38। हाउ ऑफन डू यू गो टू द टेम्पल। ग्रैंड मदर सेड टू मी, यानी कि ग्रैंड मदर ने मुझसे कहा कि तुम कितनी बार मंदिर जाते हो। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स हाउ आ रहा है, तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, यानी इंट्रोगेटिव टाइप होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव टाइप हो जाता है तो यहाँ पर हम पहले तो आस्क्ड लगाएंगे, ठीक है। अब सीधी सी बात है, ग्रैंड मदर सेड टू मी, तो ग्रैंड मदर आस्क्ड मी, तो ग्रैंड मदर आस्क्ड मी, ग्रैंड मदर आस्क्ड मी, ग्रैंड मदर आस्क्ड मी, ग्रैंड मदर आस्क्ड मी, सभी में दिया गया है। अब हाउ, ठीक है। अब हाउ ऑफन आई, तो यहां पर दिया गया ये डू यू गो, तो डू यू गो को कन्वर्ट करेंगे हम यू गो में, और यू गो को यहां पर क्योंकि पास्ट में है तो इसको कर देंगे यू वेंट, ठीक है। और यू को हम बदल देंगे मी के अनुसार सेकंड पर्सन में, तो यानी कि फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा। तो हाउ ऑफन आई वेंट टू द टेम्पल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। कौन सा वर्ड निम्नलिखित में से मिसस्पेल्ड है। ऑप्शन ए एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट APPROPRIATE, ये तो ठीक है।
TITLE ये भी ठीक है, MISSION मिशन की स्पेलिंग भी ठीक है। तो स्पेलिंग जो गलत है वो है पैसेज की। पैसेज की स्पेलिंग होती है PASSAGE पैसेज। क्लियर। और फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 40 होगा, हु फर्स्ट यूज द टर्म स्प्रंग रिदम इन प्रोसडी। प्रोसडी में जो स्प्रंग रिदम था उसको फर्स्ट टाइम किसने यूज किया? तो इफ यू हैव चूजन ऑप्शन नंबर सी देन योर आंसर विल बी करेक्ट। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।